पिछली वीडियो में हमने विचित्र साक्षी पाठ का अध्ययन आरंभ किया था। आज हम उसके शेष भाग का अध्ययन करते हैं। अग्रिमे दिने सा आरक्षी चौर्या अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन वह आरक्षी चोरी के मुकदमे में उस न्यायालय लाया गया। उस आरक्षी को जिसको पकड़ा था उन्होंने उसे न्यायालय में लाया गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम उन दोनों के पृथक पृथक अलग अलग विवरण को सुना, दोनों की बात सुनी। सर्वम व्रतम अवगत्य सा तम निर्दोषम अमन्यत। सारे विवरण को मतलब सारी बात को जानकर, अवगत्य सर्वप्रथम सारी बात को जानकर, सा तम निर्दोषम उन्होंने उसको आरक्षी को निरपराध माना। आरक्षिणम च दोष भाजनम और उस रक्षा उसको दूसरे को दोषी माना। किंतु प्रमाण अभावात सा निर्णय न शक्नोत, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सके। तथा असौ तौ अग्रिमे दिने उपासत्व आदिष्टवान, तो फिर उन्होंने इन दोनों को असौ अग्रिमे दिने दूसरे दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्येदु तो न्यायालय स्व स्वपक्षम पुनः स्थापित बंतु। अन्येदु दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर रखा, अपनी अपनी बातें दोनों को बताई। तदैव कश्चित तत्रैता कर्मचारी समागत निवेदित। जब दोनों अपनी अपनी बातें बोल रहे थे तभी कोई वहाँ पर रहने वाला, वहीं का कोई कर्मचारी आया और उसने आकर समागत आकर निवेदन किया। यत इतः क्रोश द्वयांतर काले कश्चित जना केनापि हता, कि यहाँ से कोश द्वय 2 कोस के अंतराल, 2 कोस की दूरी पर कश्चित जना कोई आदमी किसी के द्वारा मार दिया गया है। मतलब किसी आदमी ने किसी व्यक्ति को मार दिया है यहाँ से 2 कोस दूर पर। तस् मृत शरीरम राजमार्गे निक्षा वर्तते, और उसका मृत शरीर जो है वो राजमार्ग के पास में ही है, मतलब बाहर सड़क पर है। आदिशिताम किम करणीयम, अब आप मुझे आदेश दीजिए कि क्या करें। न्यायाधीशा आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनीतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त दोनों को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभव प्राचलत, आदेश को प्राप्त करके उभव प्राचलत दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पट्टा आच्छादितम देहम स्कंदे वहंती न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। तत्रोपेत्य वहाँ पहुँचकर काठ पस्टे नित्रम, लकड़ी के ऊपर लेटाते हैं जैसे शव को, तो काठ के तख्ते पर रखे हुए, पटाच्छादितम देहम ढके हुए, कपड़े से ढके हुए शरीर को, स्कंधेन वहाँ तो अपने कंधे पर उठाते हुए, न्यायाधिकरण प्रति प्रश्नोत्तम न्यायालय की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर काठ के तख्ते पर रखे हुए तथा कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधों से उठाकर वे दोनों कचहरी की ओर चल पड़े। आरक्षणा सुपुष्ट देहा आसी, जो आरक्षी था वो पुष्ट हष्टपुष्ट था। अभियुक्त शातीव कृषकाया, और जो अभियुक्त था वह बहुत ही कमजोर, कृषिकाया बहुत कमजोर। भारवता शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भारी शवस्य स्कंदेन, भारी शव को कंधे पर ले जाना उसके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। दुष्करम आसीत बहुत ही कठिन था। स भार वेदनया क्रंदते, वह भार की पीड़ा से रो रहा था या चिल्ला रहा था। क्रंदती जोर से चिल्ला रहा था। तस् क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, उसकी क्रंदन को, उसके रोने को सुनकर, निशम्य सुनकर, मुदित प्रसन्न आरक्षी ने उससे कहा, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहात् वारिता। उस दिन तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा चोरी किया गया संदूक जो है वो तुम्हारे लिए, तुमने ले जाने से मेरे को रोक दिया था। तुम्हारे द्वारा चोरी की हुई मंजूष को मेरे द्वारा रोका गया था कि मैं लेके जा रहा था। इदानीम निज कृत्य से फलम भुक्तम, इसलिए अब तुम अपने किए हुए कार्य का फल भोगो। अस्मिन् चौर्या अभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारदंडे लपस्य, इस चोरी के अभियोग में, इस चोरी के कारण तुम्हें 3 साल तक कारावास मिलेगा। इति प्रोचित जुच्चय हस्तक, ये कहकर वह जोर से हंसा। यथा कश्चित उभौ शवम आनीय
एकस्मिन् चत्वरे स्थपितवन्तौ। जैसे तैसे किसी तरह मुसीबत से नहीं, यथाकथम जैसे तैसे उन दोनों ने शव को लाकर एकस्मिन् चत्वरे स्थापित, एक चबूतरे पर, चौराहे पर रख दिया। वहां से लाए और चौराहे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ। फिर वो न्यायालय आ गए तो न्यायाधीश ने फिर उनको घटना के विषय में बताने का आदेश दिया। आरक्षी निजपक्षम प्रत्युष्वती आश्चर्यम् अघटत। आरक्षी ने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया, पर उसी समय क्या हुआ? अदम आश्चर्यम् अघटम, एक आश्चर्यजनक घटना हुई। शवः प्रावार्कम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदिता। उस शव ने कपड़े को दूर हटा के, लबादा जैसे जो लग रहा था उसको, प्रास्वार्कम अपसार्य, कपड़े को हटाकर न्यायाधीश के साथ अभिवादन किया और उससे निवेदन किया। जो शव जैसे था ना, कि जैसे कोई आदमी मरा हुआ है, तो वो मरा नहीं था, वो उठा और उसने न्यायाधीश का अभिवादन किया, कपड़ा हटाकर, कपड़े को दूर करके न्यायाधीश का अभिवादन करके उसने निवेदन किया। मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत्वर्णयामि, कि हे मान्यवर, इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि रास्ते में, मार्ग में, यद उक्तम जो कुछ कहा गया है, तद वर्णयामि वह मैं वर्णन करता हूँ। कि इस आरक्षी ने मार्ग में जो कहा था, रास्ते में जो कहा था, वो मैं बताता हूँ। तो उसने जो कहा था वही उसने बताया। त्वया अहम चोरितायः मंजूषात् गृहात् वारिता, कि तुमने मुझे चोरी की गई संदूक को ले जाने से मना किया था। अतः निज कृतस्य फलम भुक्तम, इसलिए अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम नपस्ये, इस चोरी के मुकदमे में तुम्हें 3 साल की सजा होगी। न्यायाधीशा आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षी को जेल भेजने का आदेश देकर और उस अतिथि को, उस आदमी को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, दुष्कराण अपि कर्मणि मति वैभवशालिना नीतियुक्तम समालभ्य लीलेव प्रकुर्वते। अब इसका अन्वय देखते हैं पहले। मति वैभवशालिना नीतियुक्तम समालम्ब्य दुष्कराण अपि कर्मणि लीलेव प्रकुर्वते। मति वैभवशालिना, मति मतलब बुद्धि, बुद्धि के रूपी वैभव से युक्त, बुद्धि वैभव से युक्त मतलब जिसके पास बुद्धि है। नीति युक्तम समाज, बुद्धि से, बुद्धि रूपी वैभव से युक्त मनुष्य नीति व युक्त से अपना दिमाग लगाता है जैसे, और युक्ति चालाकी से, मतलब ये चालाकी भी नहीं की, एक तरकीब से, तो बुद्धि रूपी वैभव से युक्त व्यक्ति नीति और युक्ति का सहारा लेकर दुष्करान अपि कर्मणि, कठिन कार्यों को भी लीलेव प्रकृति, खेल खेल में ही कर डालते हैं। कि दिमाग से लगाया तो ये काम हो गया। तो बुद्धि वैभव से युक्त व्यक्ति नीति और युक्ति का सहारा लेकर कठिन कार्यों को भी खेल खेल में कर डालते हैं। उन्होंने ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया कि वो दोनों की बात समझ में आ गई, तो न्यायाधीश ने निर्णय बहुत अच्छा लिया। फिर से देखते हैं। अगले दिन वह आरक्षी चोरी के मुकदमे में उसे न्यायालय लाया गया। अगले दिन आरक्षी को चोरी के मुकदमे में न्यायालय लाया गया। न्यायाधीश बंकिम चंद ने दोनों के द्वारा अलग अलग विवरण को, दिए गए विवरण को सुना। सारे विवरण को जानकर उस अतिथि को निरपराध माना और आरक्षी उसको दोषी, परंतु प्रमाणों के अभाव के कारण वह निर्णय न कर सका। तब उसने उसे अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। दूसरे दिन उन दोनों ने अपने अपने पक्ष को कचहरी में, न्यायालय में फिर स्थापित किया। तभी कोई वहाँ का कर्मचारी आया और उसने निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस के मध्य कोई आदमी किसी व्यक्ति के द्वारा मारा गया है, उसका शव सड़क के पास पड़ा है, आदेश दीजिए अब क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त दोनों को शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेश को पाकर दोनों चल पड़े। वहां पहुंचकर काठ के तख्ते पर रखे हुए तथा कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर उठाते हुए वे दोनों कचहरी की ओर चले। आरक्षी हष्टपुष्ट था तथा अभियुक्त अत्यधिक कमजोर। उसके लिए बोझिल शव को कंधे पर उठाना कठिन था। वह भार की पीड़ा से चिल्ला रहा था। उसकी चीख को सुनकर प्रसन्न आरक्षी उससे बोला कि हे दुष्ट, तुमने उस दिन
मुझे चुराई गई संदूक को ले जाने से मना किया था। अब अपने कार्य का फल चखो। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 साल की जेल होगी। ऐसा कहकर वह जोर से हंसने लगा। जैसे तैसे दोनों ने शव को लेकर एक चौराहे पर स्थापित किया। न्यायाधीश ने पुनः उनको घटना के विषय में आदेश दिया। आरक्षी ने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया। तब एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उस शव ने कपड़े को दूर करके न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदन किया कि हे मान्यवर, इस आरक्षी ने मार्ग में जो कहा था मैं उसका वर्णन करता हूँ कि तुमने मुझे चोरी की गई संदूक को ले जाने से मना किया था। अब अपने कर्म का फल भोगो। इस चोरी के मुकदमे में तुम्हें 3 साल की सजा मिलेगी। न्यायाधीश ने आरक्षी को जेल भेजने का आदेश देकर उस अतिथि को सम्मान के साथ छोड़ दिया। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि वैभव से युक्त व्यक्ति नीति और युक्ति का सहारा लेकर कठिन कार्यों को भी खेल खेल में ही कर डालते हैं।